आ जाओ। तो दोस्तों आज मैं एक लेक्चर लाया हूँ क्लास 11 के लिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो कि हमारा पहला चैप्टर है कि अकाउंटिंग होता क्या है। 11th के बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या होती है, अकाउंटिंग क्या यूज़फुल रखती है हमारे डेली लाइफ में, किसी बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। आइए जानते हैं हम अपनी स्लाइड्स के ज़रिए, जो बोर्ड पर लिखा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखी है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन अपने आप में ही सब चीज़ अकाउंटिंग के बारे में बता देती है। तो अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, अकाउंटिंग इज़ अ लाइक प्रोसेस, अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। 7 चीज़ें करती है अकाउंटिंग हमारे लिए। क्या क्या करती है? आइडेंटिफाइंग, जैसे कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब रखना। अकाउंट्स को अगर हम इंग्लिश में नेट पे सर्च करेंगे तो आएगा हिसाब किताब। तो अकाउंटिंग क्या रखते हैं? हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। तो हिसाब किताब रखने के लिए सबसे पहले एक प्रोसेस करना होता है, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। उस प्रोसेस के अंदर हम क्या क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब क्या क्या आइटम्स हमारे को नोट करनी है। आप जैसे कभी भी आप कुछ खर्चा वर्चा लिखते हो तो पहले आइटम देखते हैं ना कि क्या क्या आइटम आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा खर्चा कहाँ कहाँ हुआ है। तो आइडेंटिफाइंग पहला जो प्रोसेस के स्टेप में जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई करना कि हम क्या चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम मेज़र करेंगे कि कितना कितना है। एक मेजरिंग यूनिट भी तो होनी चाहिए ना, जैसे हम गिनती में कोई चीज़ मेज़र करते हैं। तो अकाउंटिंग जो है हमेशा न्यूमेरिकल वे में की जाती है, वर्ड्स में नहीं की जाती, ठीक है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं कहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, मतलब हर एक तरह से एक रो बना देते हैं, सारे खर्चे, सारे इनकम, सारे एक्सपेंस, ठीक है, अलग से रो बना देते हैं कि कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है। तो हर तरह के अपने क्लासीफाई कर देते हैं अलग अलग, जिससे कि हमारे को जब हम उसको देखें तो हमारे को आराम से पता चल जाए कि हमारे सारे एक्सपेंस एक तरफ है, सारी इनकम एक तरफ है, सारे एसेट्स एक तरफ है, सारी लाइबिलिटीज़ एक तरफ है, सारे क्रेडिटर्स एक तरह के, ठीक है। उसके बाद होता है समराइजिंग मतलब उसको पढ़ो, ढंग से समराइज़ करो कि क्या है, मतलब उसको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ो। उसका इंटरप्रेटिंग मतलब कहते हैं इंटरप्रेट करो, मतलब कौन सा किससे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट किसे करेंगे हम? हमारे से जो बड़े होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम कम्युनिकेट करेंगे कि साहब देखो इस बार जो है इतना प्रॉफिट आया है, इतना लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे 7 स्टेप्स हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, और यही 7 हमारे क्या हैं? अकाउंटिंग के फीचर्स भी हैं। अकाउंटिंग हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग में, मेजरिंग में, रिकॉर्डिंग में, क्लासीफाइंग में, समराइज में, इंटरप्रेट में और कम्युनिकेट में, ठीक है। ये सब किसके लिए करता है? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उन सब में 7 चीज़ की जाती है, और एक प्रोसेस के हिसाब से होता है, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ठीक है। टू द यूज़र्स, जो हमारे यूज़र्स होते हैं उनको बताता है ये। समझ आए अकाउंटिंग की डेफिनेशन? पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का ही बनता है 11th क्लास वालों के लिए। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब यूजर्स एक टर्म आई है, तो यूजर्स कौन होते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए यूज़फुल होती है, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। वो इंफॉर्मेशन हर किसी के लिए यूज़फुल होती है। आइए जानते हैं कैसे। तो यूज़र्स तो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। मतलब एक तो फर्म जैसे बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो काम कर रहे होंगे उन्हें हम कहेंगे इंटरनल यूज़र्स, और एक होते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होते, बिजनेस में रिलेशन नहीं रखते, फिर भी वो उनके लिए यूज़फुल होता है, वो होते हैं एक्सटर्नल। अब आइए जानते हैं इंटरनल में कौन कौन है। इंटरनल में पहला तो आता है ओनर। अगर ओनर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? जैसे अगर मेरा कोई बिजनेस है, अगर मेरे को ही नहीं बताओगे कितने की सेल हो रही है, कितने की परचेज हो रही है, तो क्या फ़ायदा? तो ओनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और वो किसके द्वारा पता लगती है? अकाउंटिंग के द्वारा। कैसे पता लगती है? ये सारे स्टेप फॉलो करके पता लगती है, ठीक है। तो ओनर्स के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है? जिससे कि ओनर्स पता लगा सकता है ना कि मेरा बिजनेस हिट जा रहा है या फ्लॉप हो रहा है। हिट जा रहा होगा तो मतलब क्या होगा? उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, और प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा? अकाउंटिंग के द्वारा पता लगेगा, ठीक है। और सेकंड है मैनेजमेंट कैसे हिसाब से? जैसे मैनेजमेंट में होते हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ज़रिए। हमारे को पता चल सकता है ना कौन सा डिपार्टमेंट कितना पैसा मांगना चाहता है, कितना पैसा लगा दिया है उसने, पता लग जाता है। अगर हम मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल ऐसी रहेगी ना, अलग अलग, मैंने बोला था यहाँ पर
ये बोला क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लासीफाई मतलब इस मैनेजमेंट का खर्चा अलग, इस मैनेजमेंट का अलग। तो मैनेजमेंट के लिए भी ये यूज़फुल रहता है कि मैनेजमेंट को बता सकता है कि हमने इस साल इस मैनेजमेंट में इस डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा करा है, कितना कमा के दिया, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए इसलिए यूज़फुल होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बाकी एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनका जो एक ही सपना होता है कि बोनस मिल जाए, हमें दिवाली आ रही है बोनस मिल जाए। तो वो किस पे, अगर वर्कर्स को भी पहले पता लग जाता ना इस बार बोनस मिलेगा, शायद इस बार नहीं मिलेगा क्योंकि कोविड आ गया था, इस बार पता लग जाता ना। क्यों पता लग जाता? उनको पता होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर कंपनी के लॉसेज आ रहे हैं तो वर्कर्स डिमांड करेंगे बोनस की, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि हमारी कंपनी पहले डूब रही है, तो चांसेस है बोनस मिलने के, नहीं ना। तो एम्प्लॉयज़ को भी पता लग जाता है पहले ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तीन होते हैं हमारे इंटरनल। एक क्वेश्चन आता है कि हु आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो आपको ये तीनों लिख कर आने हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? जो कि बिजनेस में रिलेशन तो नहीं रखते, लेकिन उनका इंफॉर्मेशन से रिलेशन रहता है। देखते हैं कैसे। जैसे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे रिलेशन रखते हैं? अगर कंपनी को, जैसे कोई भी अगर बिजनेस है, उसको अगर लोन चाहिए तो किस बेसिस पे देगा वो लोन? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के तो देगा जो अकाउंटिंग के द्वारा आई है, ठीक है ना। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेगा, अच्छा इस कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है, चलिए इसे लोन दे देते हैं। अच्छा ये तो पहले से डूब रही है, इसको क्या क्यों देंगे हम लोन? समझ आ रही है मेरी बात? तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये देखकर लोन देते हैं कि भाई इसको अगर पैसा अगर अच्छा है, प्रॉफिट इसका एक रेगुलर है, मतलब एक यूनिफॉर्म वे में इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब बीच में कभी रिसेशन नहीं आ रहा, तो उस वे में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि अकाउंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख के कि इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या ये कंपनी इस काबिल है कि आगे जाके हमारा लोन चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, ठीक है। और वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के द्वारा देख कर ही दे पाते हैं। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने बताया अकाउंटिंग के द्वारा आती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वॉरेन बफेट का नाम सुना है आप सबने? ये तीसरे नंबर का सबसे अमीर इंसान था थोड़े दिन पहले, अभी तो शायद कोई और हो गया है। तो इसने पता है इन्वेस्ट कर करके ही तीसरे नंबर का बहुत अमीर इंसान बन चुका है ये। इसका काम था इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं कंपनियों को, कंपनी का पोटेंशियल देख के। अगर किसी कंपनी का पोटेंशियल हमारे को कैसे पता लगेगा? उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, स्टेटमेंट से, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कि इसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसका मतलब जो है पोटेंशियल है काफ़ी अच्छा है, ये कंपनी जो है बहुत दूर तक जाने वाली है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है अगर अच्छी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, तो इन्वेस्टर जो है हमारे फर्म की तरफ या बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपना फंडिंग करते हैं, हमारी तरफ पैसा लगाते हैं कि लो हमारे से पैसे लो, जब तुम्हारे को प्रॉफिट हो जब लौटा दो ना हमारे को। तो उससे क्या होता है, बिज़नेस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एक्सटर्नल यूजर्स में इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है जी। और आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारे? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं। अब जिनसे हम उधार पे सामान खरीदेंगे, अगर एक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कंपनी की, तो उधार हम ज़्यादा तक ले सकते हैं ना, माल उठा सकते हैं किसी से कि भाई मैं तेरे को बाद में अगले महीने पेमेंट हो जाएगी, इस महीने पेमेंट हो जाएगी। तो किसके भरोसे देता है? वो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के भरोसे ही देता है। उसके बाद करें गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। जैसे रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, जो इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट भी देखती है, मतलब उस हिसाब से पॉलिसी बनाती है कि जो इस कंपनी को घाटा ना करे। समझ आ रही है बात? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां एक तरह से हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती हैं, और गवर्नमेंट का उनका डाटा इसलिए कलेक्ट करती है। जैसे डाबर की कंपनी हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपना हर फरवरी में अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अखबार में भी रिलीज़ करती हैं। समझ आ रही है आपको? जिससे पब्लिक भी अट्रैक्ट हो, इनके जो शेयर्स मार्केट जो निकलते हैं, शेयर्स खरीदे पब्लिक भी इनके, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या काम होता है? एस्टिमेट करती है नेशनल इनकम, तो उसमें हेल्प आती है इनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ की कि कितना इनकम इन्होंने जनरेट करा है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट सेक्टर, कंपनी सेक्टर में कितना इनकम जनरेट करा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो यहाँ से हमारे को पता चलता है। उसके हिसाब से गवर्नमेंट जब पॉलिसीज़ बनाती है तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको और ज़्यादा हेल्प मिले और अच्छे से वो एक्सपांड कर सके अपने बिजनेस को, ठीक है। उसके बाद करते हैं बात पब्लिक और कंज्यूमर्स की। पब्लिक और कंज्यूमर्स का ये रहता है कि अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, उसके बाद वो जैसे ही कभी इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल IPO मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो बहुत जल्दी, इनिशियल पब्लिक ऑफर तो मतलब वैसे होते हैं ना जो शुरुआत में जो नई कंपनी आई थी वो इशू करती है, लेकिन जो बसी बसाई वो है कंपनी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अच्छी है और वो कभी भी आगे जाकर अपने शेयर्स निकालती है और ज़्यादा शेयर्स निकालती है, तो पब्लिक काफ़ी अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ,
समझ आ रही है बात। तो अट्रैक्ट होगी तो बहुत तुरंत ही उसको फंडिंग जो है तुरंत 2 मिनट में मिल सकती है। 2 मिनट में मतलब कहने का मतलब 2 मिनट नहीं है मेरा, मतलब बहुत जल्दी उसको फंड रेज करने में हेल्प मिलेगी अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसकी करेक्ट है, मतलब बहुत अच्छी है इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर ये सब अच्छी है तो ये सब पता कैसे चला, चलो मैंने ये सब तो बता दिया, लेकिन पता कैसे चला, अगर अकाउंटिंग की हमारे को डेफिनेशन नहीं आती होगी तो ये सब पे हम कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहला काम है अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन याद करना और यूजर्स कौन कौन है हमारे वो याद करना, ठीक है। तो ये थी मेरी पहली स्लाइड, इसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया, कम से कम 3 नंबर पेपर में बनते ही बनते हैं आपके इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, अपनी बुक्स में इसके बारे में देखिए। ये तो मैंने हेडिंग उतारी है, बुक्स में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, उसको पढ़ो। जो मैंने यहाँ पे समझाया हिंदी में वही वहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगली स्लाइड में हम आगे की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की ओर। इसमें हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो मेनली ब्रांचेज हैं वो 3 ब्रांचेज हैं दोस्तों। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट से रिलेशन, कॉस्ट की बात करते हैं ज़्यादातर यहाँ पे। कॉस्ट मतलब क्या होता है, जैसे एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। आपने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th 7th में ही पढ़ते हैं हम। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में फर्म जो है, बिजनेस जो है फोकस करता है अपनी कॉस्ट को लेके, उसको अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ कर सकें। जैसे तुमने पढ़ा ही होगा कि प्रॉफिट को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो एक सेल्स मैक्सिमाइज़ कर दो, अपनी सेल को बढ़ाओ, या दूसरा तरीका ये है कि अपनी कॉस्ट को कम कर दोगे तो जो है सेल, जो प्रॉफिट का जो है रेशियो है वो जो बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा जो मेन फोकस होता है कॉस्ट पर होता है, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल चीज़ों से, खर्चों से होता है, जो पैसों से रिलेटेड खर्चे हैं। बात करें तो एक न्यूली जो ब्रांच आई है हमारी वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। MBA जो सुना होगा उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में ही ज़्यादातर सीखते हैं MBA के अंदर, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर कोर्स है जो MBA है। इसके अंदर हम बात करते हैं फ़ंड कहाँ से लें, फ़ंड कहाँ से रेज़ करे कंपनी। अगर कंपनी को कोई पैसे वगैरह चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट है फंड्स की, रुपयों की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, अपने कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने कोई नई ब्रांच खोलने के लिए कंपनी को पैसे करने हैं, मतलब पैसे चाहिए। तो कंपनी कहाँ से ले सकती है, क्या क्या ऑप्शंस है कंपनी के पास, तो वो सारा डिसाइड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट, कहाँ से हम फंड रेज करें जहाँ से उसकी कॉस्ट कम पड़े या ज़्यादा पड़े, कॉस्ट भी उसमें डिटरमाइन होती है। उसके बाद प्रॉफिट, मतलब जहाँ से हम ऐसी जगह से फंड लें जहाँ पर हमारे को प्रॉफिट जो है ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके हमारा, तो ये होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग है अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। समझो जैसे ये बुक कीपिंग है और ये पूरा अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स के अंदर बुक कीपिंग है, ठीक है ना। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट, एक तरह से ये कला है रिकॉर्ड करने की। हर किसी के पास ये कला होती है। जैसे कोई भी है बंदा अपना, जैसे उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी की आदत भी होती है लिखने की, मेरा यहाँ खर्च हो गया, मेरा वहाँ खर्च हो गया, वो क्या कर रहा है, बुक कीपिंग कर रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है अपनी ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियली कहाँ खर्चा हुआ है, कहाँ से उसके पैसे आए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपना हिसाब रखते हैं, हिसाब किताब रखना एक अच्छी बात है, अच्छी आदत है, ठीक है। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन ये बुक कीपिंग में क्या होगा, अकाउंट्स की बुक में हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। इन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स मतलब पैसों से रिलेटेड, मॉनेटरी मतलब होता है पैसों से रिलेटेड कोई एस्पेक्ट्स है, पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसकी भी एक डेफिनेशन बनती है 1 नंबर की, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे क्लास जो है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। बाकी आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूँ दोस्तों, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपकी बुक्स में दे रखे हैं। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन दी है ना आपको, तो वो सारी आप पढ़ते पढ़ते आपको रिलेटेबल लगेगी मेरी बातें जो मैंने आपको बोली है, क्योंकि मैंने भी खुद उसमें से ही पढ़ के आपके सामने बोला है, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपको। अगली जो वीडियो आएगी वो कल आएगी मेरी, कल नहीं सॉरी, एक दिन छोड़ के, कल तो 12th की आएगी, तो परसों आएगी आपकी वीडियो। उसमें मैं सीधा क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकली बात करेंगे, ठीक है। अभी आपका ये होमवर्क है, अगर ये आप होमवर्क ढंग से करते हैं तो फिर आगे भी आपको क्लास में पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जिन्होंने कॉमर्स लिया है, ठीक है, और उनको मेरी वीडियो लाइक या और आगे शेयर करने को बोलो, ठीक है। क्योंकि अभी अभी नया चैनल खोला है, तो अभी धीरे धीरे आप ही लोग हिट करा सकते हो, ठीक है। और कोई अगर आपको कोई सजेशन देना है मेरे को, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।